हेलो प्यारो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो इस समय हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास टॉपिक है इसको पढ़ने जा रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो मटेरियल्स। और नॉर्मली क्या होता है कि आपके सिलेबस का फोर्थ यूनिट होगा, आखिरी यूनिट होगा। जनरली अगर हम AKTU की बात करें तो हम आखिरी यूनिट की बात कर रहे हैं। अब सवाल एक चीज़ यहाँ पे उठता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नैनो। नैनो वर्ड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? लकली नैनो इज़ रिलेटेड विद 9 एंड 10⁻⁹ जो मीटर है दैट इज़ 1 नैनोमीटर। तो जैसा कि आपको मालूम है, मीटर से नीचे जाते हैं आप डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फिर पीको, उस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो स्मॉलर स्केल की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो जो नैनोमीटर की रेंज होती है, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसकी रेंज है 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की ये रेंज है। और इनको ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे पार्टिकल जो कि इस रेंज के होते हैं 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक के, उनको हम नैनो पार्टिकल कहते हैं, नैनो ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उनकी स्टडी ही, उनकी टेक्नोलॉजी की स्टडी, उनकी बिहेवियर की स्टडी नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब एक सवाल होता है कि सर इसका कुछ अंदाज़ा बताएं, नैनो कितना छोटा होता होगा। तो जैसे अगर हम बाल की बात करें, अगर हमारे सिर में बाल है, हमारे शरीर पे जो बाल है, जनरली हम उस बाल को लें और उसको देखें तो एक बहुत पतली सी महीन सी तार जैसा होता है। जनरली समान रूप से जो ह्यूमन हेयर होता है, औसतन उसकी जो मोटाई होती है, मैं डायमीटर की अगर बात करूं तो वो करीब करीब 20 माइक्रोमीटर की होती है, यानी 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर की होती है। सो इट्स अ क्वाइट स्मॉल, मतलब एक मिलीमीटर का भी हजारवां हिस्सा होता है, इतना पतला वो तार है, वो जो बाल है। DNA जो है हमारे, जो एक बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हमारे सेल्स में होता है, 2.5 नैनोमीटर का होता है। वायरस करीब करीब 150 नैनोमीटर के होते हैं। और रेड ब्लड सेल, जो सफ़ेद खून के साथ हमारी जो रेड खून के पार्टिकल होते हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, वो 7000 नैनोमीटर के होते हैं। तो इस तरह से हम एक नैनोमीटर के मतलब नैनोमीटर कितना होता हो, 1 नैनोमीटर कितना होता होगा अगर खून का एक कण, रेड ब्लड सेल अगर 7000 नैनोमीटर का है, तो आप सोच सकते हैं कितना कम होता होगा हमारा वो जो 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 नैनोमीटर की एक स्केल है। तो अब नैनोमीटर की इतनी छोटी स्केल को हम देख कैसे पाते हैं? समान रूप से अपनी आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि मुश्किल से हमें बाल दिखाई पड़ता है, उससे भी कम होते जाएगा तब तो और भी छोटी स्केल की बात हो जाएगी। नॉर्मली हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ हमें दिख नहीं रही होती तो हम लेंस का, हैंड लेंस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम ऐसे ब्लड सेल है, इनको देखने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम नैनो स्केल के ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो हम स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका कि हम यूज करते हैं। तो वी हैव मेथड्स टू करेक्टराइज, टू ऑब्जर्व दिस नैनो ऑब्जेक्ट्स। एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो नेचर में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, बल्कि नेचर ने इसी तरह से ही ग्रो हुई, इवोल्यूशन ऐसा ही हुआ है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही ये हम कह सकते हैं हमारा नेचर डेवलप हुआ है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आपका अगर एक एटम हम कहें, सपोज़ हम एक एटम की बात करें, मान लीजिए हमारा एक एटम है, तो इस एटम की जो डायमीटर है वो करीब करीब 0.1 नैनोमीटर होती है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम होती है। इस तरह से अगर हमने एक और एटम ले लिया, एक और एटम ले लिया, इस तरह से हमने आपके अगल बगल बहुत सारे एटम लगा दिए। कितने? 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7, एक 8, एक 9, एक 10। तो हमने यहाँ पर 10 ले लिया। अब एक अगर एटम का जो डायमीटर है वो 0.1 नैनोमीटर है, अगर 0.1 ये भी, 0.1 ये भी, 0.1 ये भी, यानी इस सिरे से लेकर के तो 10 गुणे 0.1 यानी कि 1 नैनोमीटर आपका ये पूरा रेंज हो जाएगा। तो ये 10 एटमों की जो चेन होगी ये 1 नैनोमीटर के बराबर होगी। तो आई जस्ट वांट टू से दैट कि नैनोमीटर इज़ रियली वेरी वेरी स्मॉल स्केल जिसको कि हम जिसकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम अगर एटम्स को इकट्ठा करें तो देन वी कैन क्रिएट अ पार्टिकल। अच्छा, ऐसे आप पाउडर इस्तेमाल करते हो, टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हो, या कैरम बोर्ड का पाउडर इस्तेमाल करते हो, या सीमेंट इस्तेमाल करते हो, तो उसमें जो पार्टिकल हैं क्या वो नैनो रेंज के हैं? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम 100 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर का कहते हैं।
फाइन पार्टिकल, मोस्टली वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उस फाइन पार्टिकल में आते हैं मोस्टली। लेकिन अगर उनकी जो तादाद है, उनकी जो डायमेंशन है, अगर वो 1 से 100 नैनोमीटर के अंदर है, देन दे आर कॉल्ड, दोज फाइन पार्टिकल्स आर कॉल्ड द नैनो पार्टिकल। सो फाइन पार्टिकल की रेंज 100 नैनोमीटर से ऊपर है और नैनो पार्टिकल की रेंज 100 नैनोमीटर से नीचे। तो ये 100 जो नैनोमीटर है, इसको हमेशा याद रखना। 100 नैनोमीटर इज़ अ काइंड ऑफ बाउंड्री। उसके छोटा होना नैनो टेक्नोलॉजी की बात, उससे बड़ा होना मीजो टेक्नोलॉजी, मीजो फिजिक्स, इन सब की बात हो जाती है। ओके अगर हम ज्योमेट्रिकली आप कहें कि ज्योमेट्रिकल के आधार पर हम बांटना चाहें 100 नैनोमीटर तमाम तरह के इसके शेप होते हैं, जैसे कि हमारे पास केज फॉर्म में, 3 डायमेंशनल केज फॉर्म में होता है तो उसको नैनो केज कहते हैं। लेंथ वाइज होता है, नैनो वायर होता है। शीट फॉर्म में होता है, ग्रेफिन लाइक नैनो शीट होता है। ट्यूब फॉर्म में होता है, नैनो ट्यूब होते हैं। नैनो फिल्म्स होती है, नैनो शेल होते हैं। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं। अब ये एक टॉपिक है आपके पास कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नैनो ऑब्जेक्ट्स। नैनो ऑब्जेक्ट की स्टडी हम करना चाह रहे हैं, व्हाई वी वांट टू स्टडी दिस। देखो ऐसा है कि अगर मैं एक कोई पॉइंट कहूँ जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ही प्रॉमिसिंग हमको दिखता है, दैट इज़ द हेल्थ। ठीक है, हम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ सेक्टर में नैनो साइंस हमें बहुत सारे नए उम्मीदें जगाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आज की डेट में ट्रीटेबल नहीं है, क्यूरेबल नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी हमको एक तरह से एक उम्मीद जगाता है कि हो सकता है हम आने वाले समय में उन बीमारियों का इलाज कर सकें। कैसे? उसके लिए हम टारगेटेड ड्रग इंजेक्शन कर सकते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। जिन कोशिकाओं को दवा की ज़रूरत है, हम केवल वो दवा केवल वहीं भेज सकते हैं ताकि वो उनको नष्ट कर सके, उनको रिपेयर कर सके। इस तरह की हम उनके सामने मतलब हम एक तरह की उम्मीद जगाते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट से हम उस तरह की चीज़ें बता रहे होते हैं। तो यानी ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि जब ऑब्जेक्ट नैनो रेंज पे आ जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ बड़े बदलाव हो जाते होंगे। तो चलिए हम ड्रग्स की तरफ नहीं जाते हैं, मेडिकल की तरफ नहीं जाते हैं। हम एज अ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली हमारा इंटरेस्ट एनर्जी में होता है। देखो फिजिक्स इज़ मोस्टली इंटरेस्टेड, उसका जो है वो एनर्जी का होता है। एनर्जी कहाँ कम, कहाँ ज़्यादा, कब ट्रांसफ़र, एनर्जी लेवल्स कैसे, एनर्जी लेवल का डेंसिटी कैसा। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम घुमा के फिजिक्स में अपने आप को एनर्जी के ऑब्जर्वेशन की तरफ ले आते हैं। आप याद करो, पूरी मैकेनिक्स पढ़ डाली तुमने, वेव पढ़ डाली तुमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ डाला, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ डाली, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ डाली। ऐसा कहाँ ऐसा है, ऐसी कौन सी जगह रही होगी जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में तुमने एनर्जी का जिक्र नहीं किया? हमेशा किया होगा कहीं ना, मतलब एनर्जी इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी इज़ द कोर ऑफ फिजिक्स। सो अगर हम फिजिक्स में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द एनर्जी। और इसलिए चूँकि एनर्जी से ही तो सारा खेल है। एनर्जी है तो एबिलिटी टू डू वर्क है, एबिलिटी टू डू वर्क है देन फोर्स का कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, एनर्जी फील्ड का कहाँ इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ वहाँ से आ जाता है। सो एनर्जी की स्टडी हमें यहाँ भी करनी है। तो यहाँ पर एक नाम आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट। इलेक्ट्रॉन तो आप सब जानते हैं, कन्फाइनमेंट मतलब होता है उसको घेर देना, उसको किसी जगह पे कैद कर लेना, ट्रैप कर लेना। तो अब होता क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हमारे पास 1,00,000 एटमों का एक समूह है, तो जाहिर सी बात है उस समूह एक क्रिस्टल की तरह से होगा। 1 करोड़ एटमों का मान लो एक क्रिस्टल होगा। क्रिस्टल मतलब एक, जैसे ये चौक है मेरे पास, तो अगर मैं चौक कहूँ तो ये चौक है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉट अ क्रिस्टल बट इट इज़ अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं तो इसका मतलब नैनो से ज़्यादा है, ये कुछ सेंटीमीटर का ये इसका साइज है। अब सोचो अगर आपके पास एक यूनिट क्रिस्टल है, उसके अंदर जो एटम्स हैं इनकी हम एनर्जी लेवल्स बनाना शुरू करें, तो अगर आप इन क्रिस्टलों की जो एनर्जी लेवल बनाना शुरू करोगे देन यू विल फाइंड कि वो जो एनर्जी हैं वो बहुत ही लेवल पास हैं। जो बल्क यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्क का मतलब है आपके पास एक टुकड़ा है और आप इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी सारी एनर्जीज़ को अगर हम डायग्राम में बनाएं तो आपको बहुत सारी महीन लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इतनी महीन लाइनें वहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास करोड़ों करोड़ एटम है कि वो सारी महीन लाइनें मिल करके एक बैंड बनाएंगे, तो हमारे पास एक बैंड स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आप देखो ये जो लाइनें हैं असल में जो बैंड है बहुत सारी लाइनों का समूह है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा दूर से देखें देन हमारे लिए पूरा एक बैंड स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी लेवल एट द सेम प्लेस।
ओके, लेकिन अगर आपने एटमों की संख्या को कम कर दिया, एटमों की संख्या कम कर देते हो, तमाम तरह के ओवरलैपिंग जो उनके वेव फंक्शन की होती है वो सब हट जाती है, तमाम तरह के फोर्सेस जो उनको कोलाइड कंबाइन करते हैं आपस में वो हट जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जहाँ हमें बिल्कुल पट्टी के रूप में दिखाई पड़ रहा था, कलेक्शन दिखाई पड़ रहा था, अब वहाँ पर हमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, एक तरह से डिस्क्रीटनेस आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर आपने एटमों की संख्या को और कम कर दिया तो ये डिस्क्रीटनेस और बढ़ने लगती है, एनर्जी लेवल्स और निखर के बाहर आती हैं, दे स्टार्ट टू गेट देयर ओन लोकेशंस, एक तरह से उनका एक अपना लोकलाइजेशन दिखना शुरू हो जाता है। और अगर आपके पास सिंगल आइटम है तो उसकी एनर्जी लेवल इस तरह से दिखाई पड़ती है। इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ एक डिपिक्शन है, ये शो करने के लिए कि जब हम बहुत सारे एटमों के समूह में रहते हैं, बल्क लेवल पे होते हैं, तो कैसा होता है इसका शेप, और जब हम एक एटमों की संख्या कम करते करते सिंगल लेवल पे हो जाते हैं तो कैसा होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि बाय रिड्यूसिंग द डायमेंशन ऑफ सॉलिड अ वेरी स्मॉल पीस एक्ट लाइक द आर्टिफिशियल एटम या क्वांटम डॉट। तो अगर आपने एटमों की संख्या को कम करते जाओ तो आखिरी में कम करते करते जब कुछ एटम बचेंगे तो वो जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा, अगर वो नैनोमीटर के रेंज में आ रहा है तो उसको हम आर्टिफिशियल एटम या क्वांटम डॉट कहेंगे। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल कहने का मतलब यह है कि क्वांटम क्यों करें, क्योंकि जैसे जैसे एटमों की संख्या कम होने लगती है वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल काम नहीं करते, वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल काम करते। वहाँ आप उनकी रजिस्टिविटी, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये सब आप क्वांटम मैकेनिक्स के रूल से देते हो। अब आप सिंपल तरीके से उस पर ओम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल तरह से उस पर यंग मॉडुलस के रूल्स, हुक्स लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें अब दूसरी तरह से चेंज हो चुकी हैं। अब वो जो ओवरलैपिंग है वो हट चुकी है वेव फंक्शन की। नाउ द मटेरियल इज़ समथिंग न्यू। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपके पास कोई सेमीकंडक्टर है, आप सेमीकंडक्टर के टुकड़े को छोटा छोटा करते जाओ, नैनो स्केल पे ले जाओ, तो नैनो स्केल पे आपके पास नैनो स्केल सेमीकंडक्टर होगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों होगा ये? ऐसा ये देखा गया है कि जब आप उस सेमीकंडक्टर को तोड़ते तोड़ते छोटा कर दोगे तो हो सकता है एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद वो सेमीकंडक्टर रह ही ना जाए। हो सकता है वो सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर बन जाए। हो सकता है वो सेमीकंडक्टर एक नए तरह की एक केमिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर दे, कुछ कूलम बॉकेट जैसा है वहाँ पर होना शुरू हो जाए। सो दिस वर्ड इज़ नॉट वेरी प्रिडिक्टेबल। यू हैव टू चेक क्या हो रहा है, बट कुछ ना कुछ वहाँ पर एक नया हो जाता है, नई चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग देखेंगे अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो क्या होता है, दिस ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट। तो जब आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब उनको बहुत छोटी जगह पे, कितनी छोटी जगह, नैनो रेंज में जब हो जाती है, तो उस चीज़ को हम इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट के नाम देते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड है सर्टेन डायरेक्शंस में। बाई कन्फाइनमेंट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन द एनर्जी लेवल बिकम डिस्क्रीट, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं कि एनर्जी लेवल्स जो पहले कंबाइन होती है दे स्टार्ट टू डिस्क्रीट, उसमें डिस्क्रीटनेस आनी शुरू हो जाती है। अब आप देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने बनाया है ये जो आपके पिंक कलर की लाइन है, दिस शो द रिड्यूस इन साइज। जैसे आप बल्क से सिंगल आइटम की तरफ जाते हो तो साइज में रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात, बल्क अरबों करोड़ों अरबों एटमों का समूह है और आप वहाँ से 5, 10, 15 और एक आइटम पे पहुँच गए हो, तो आपने साइज को रिड्यूस किया है। साइज को रिड्यूस करने के साथ साथ एनर्जी का डिस्क्रीटनेस बढ़ता जाता है। बल्क में एनर्जी लेवल्स इतने पास होते हैं कि वो एक बैंड के रूप में दिखते हैं, बट जैसे जैसे हम एटमों के आइसोलेशन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी में डिस्क्रीटनेस आनी शुरू हो जाती है। क्वांटम मैकेनिकली एट नैनो स्केल द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्ड एंड क्वांटम बिहेवियर डोमिनेट्स। तो अब यहाँ पर वही हो जाता है कि वो जो ओवरलैपिंग होती है अब वो स्ट्रांगली हमको दिखाई पड़ती है। हम उस ओवरलैपिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ अब वहाँ पे काम करना ज़्यादा इफेक्टिवली शुरू कर देते हैं। एक बहुत अच्छा सा मैथमेटिकल डिस्कशन है, लेट मी डिस्कस दिस, कि लेट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट इज डी। मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्वांटम डॉट है या कोई एक स्फेरिकल रीजन है बहुत छोटा नैनो रेंज का डी डायमीटर में, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा कन्फाइन है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, लेट मी एक्सपेंड दिस, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एच क्रॉस, ये होती है वैल्यू। अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस छोटी सी डायमेंशन में ट्रैप है।
इसके अंदर फंसा हुआ है, तो ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा डी। हमने कहा कि वो उसी डायमेंशन में रह सकता है, तो हमारे लिए जो अनसर्टेनिटी है वो उसी डायमीटर की है, उसमें कहीं भी रहेगा लेकिन उसी डायमीटर के अंदर है। तो अब हमारे पास अनसर्टेनिटी मोमेंटम क्या हो जाएगा, आपने डिवाइड कर दिया डेल्टा एच बाई एक्स को, फिर एक्स को डी कह दिया, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी मोमेंटम जो है वो एच बाई डी आ गया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो होता है वो पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो अगर अनसर्टेनिटी आपका मान लो मैक्सिमम यही है, तो एनर्जी कितना होगा, पी की जगह पे आपने एच स्क्वायर डी रख दिया, एच क्रॉस डी रख दिया, तो आपके पास हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2m डी। एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में देखें तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर डायमेंशन के साथ सीधा तौर पे एनर्जी का एक मैथमेटिकल रिलेशन आ रहा है, यानी डायमेंशन अगर छोटी होती जाएगी तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर एनर्जी का बिल्कुल तरह से इंडिपेंडेंट होगा, एनर्जी विल डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ दैट स्केल, दैट कन्फाइनमेंट रीजन। सो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि चेंज इन द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ डिक्रीज इन डायमेंशन, जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ाते जाते हो एनर्जी का जो वहाँ पर आइसोलेशन है वो कम होता जाता है, क्योंकि ओवरलैपिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। तो व्हेन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज द de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन द क्वांटम कन्फाइनमेंट बिकम सिग्निफिकेंट। तो यहाँ एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट रूल आपके सामने आया है, जरा इसको नोट कर लीजिएगा कि एक चीज़ होती है इसको कहते हैं de Broglie वेवलेंथ, ये होती है de Broglie वेवलेंथ। हमने पढ़ा है कि लेमडा इज इक्वल टू होता है h अपॉन mv। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आपको मोमेंटम मालूम है, तो उसके हिसाब से उस इलेक्ट्रॉन की अपनी de Broglie वेवलेंथ होगी। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज, किसी इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ मान लो 1 नैनोमीटर है, और आपका जो साइज है मटेरियल का, ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल को भी 1 नैनोमीटर है, यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रॉन का जो बिलोंग करता हुआ de Broglie वेवलेंथ वो सेम ऑर्डर का होगा, 1 नैनोमीटर वो भी, 1 नैनोमीटर ये भी। तो ऐसी केस में क्या होता है, क्वांटम कन्फाइनमेंट की स्टडी करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कब क्वांटम रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जो कन्फाइंड है जिस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको बिलोंग करता हुआ de Broglie वेवलेंथ अगर सेम ऑर्डर के हो जाते हैं, ऐसे केस में हमारा क्वांटम कन्फाइनमेंट के कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट रूल्स हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द क्वांटम कन्फाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ क्वांटम रूल्स एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होता है कि जब इस तरह के क्वांटम रूल्स स्ट्रांगली डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास केमिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट दे बिकम मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। उनकी स्टडी करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस बात की ध्यान रखते हैं कि हमें उस स्टडी को इस तरह से आगे बढ़ाना है। अच्छा, अब इस तरह एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या है, जब हम मटेरियल को तोड़ते हैं, उसको छोटा करना शुरू कर देते हैं और फिर उनके एटमों को कलेक्शन करते हैं, तो वो एक शेप बनाते हैं, मान लो एक समूह बनाए, गुच्छा बनाए। तो देखा ये जाता है कि उस गुच्छे का जो सरफेस एरिया है और उस गुच्छे का जो वॉल्यूम है, यानी सरफेस टू वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कम होने लगता है। मतलब सरफेस एरिया के ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है, तो उस तरह से हम देखते हैं कि जब साइज ऑफ पार्टिकल कम होना शुरू हो जाता है तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो भी कम होना शुरू हो जाता है। सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द बल्क मटेरियल की तुलना में, बल्क मटेरियल में ये सरफेस टू वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जब हम आर को कम करते हैं तो सरफेस टू वॉल्यूम बढ़ जाता है। इवन मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, साइज पार्ट के सरफेस टू वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, सॉरी दिस शुड बी इंक्रीज, यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम की तुलना में सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम नैनो स्केल पे जाते हैं। तो जरा हम एक चीज़ देखें, मान लीजिए हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस आर है। तो सपोज़ आप कीजिए इस तरह से, आपने बहुत सारे नैनो पार्टिकल हैं और इन नैनो पार्टिकल को इकट्ठा करके आपने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बनाया जिसका कि रेडियस आर है। तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 ऊपर गया, ये ऊपर आ गया, तो 3/r हो गया। तो ये शो कर रहा है कि सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/r।
ओके, 3/r। तो जैसे जैसे r जो है, यानी कि जब हम उसका साइज छोटा करते जाएंगे, r अगर डिक्रीज करेगा तो सरफेस टू वॉल्यूम जो रेशियो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो मोर सरफेस एरिया होगा एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम। तो जैसे जैसे r कम करेगा, s/v स्टार्ट टू इंक्रीज। अब लार्ज s/v होने का मतलब क्या है? लार्ज सरफेस एरिया होने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन साइड जो है केमिकल एक्टिविटी के लिए वो ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया है, तो ज़्यादा साइट्स अवेलेबल हैं किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। ये कुछ कुछ आपको शायद सुना हुआ लग रहा हो अगर आपने 11th क्लास में कैटलिस्ट थ्योरी पढ़ी हो। कैटलिस्ट की थ्योरी जब पढ़ते हो तो आप जानते हो कि कैटलिस्ट कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसी रिएक्शन में सीधे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ एक्टिवेशन सेंटर हमको प्रोवाइड कराते हैं, जिन एक्टिवेशन सेंटर्स में रिएक्शंस इन्हांस कर जाती है। जैसे हार्बर प्रोसेस होता है अमोनिया को बनाने में, वहाँ हम जब लोहे की छीलन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो हम यही कहते हैं कि लोहे की छीलन डालने से वहाँ पर एक्टिवेशन स्ट्रांग हो गया, एक्टिवेशन सेंटर्स ज़्यादा बन गए और लोहे की छीलन ने ज़्यादा एक्टिवेशन सेंटर प्रोवाइड करा, जिससे कि वो अमोनिया हाइड्रोजन को ट्रैप होने में आसानी हुई एंड देन मोर एंड मोर अमोनिया गैस वहाँ पर बनती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम जानते हैं गोल्ड जब बल्क साइज का होता है, मतलब जो सामान्य रूप से हम गोल्ड को यूज करते हैं, तो वो इनर्ट एलिमेंट होता है। आप देखते हो कि ऐसा नहीं होता है कि सोना है तो वो भीगा तो पानी से रिएक्ट कर लिया, या नमी हुई तो वो ह्यूमिडिटी से रिएक्ट कर गया। हाँ, आपने साबुन लगाया तो साबुन के डिटर्जेंट से वो रिएक्ट कर गया। नॉर्मली क्या होता है, सोना इज़ वेरी इनर्ट काइंड ऑफ एलिमेंट और वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, जब तक आप कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड या उस तरह का रिएक्शन उसके साथ डिलिबरेटली ना कराना शुरू करो। सो एलिमेंट एंड डज नॉट रिएक्ट विथ मैनी मटीरियल्स, बट एट द नैनो स्केल, अगर हम सोने को नैनो स्केल पे ले जाएं तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, उनमें कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी आ जाती है एंड वर्क्स एज अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप मैनी केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा, आपने सुना होगा कि जैसे आयुर्वेद में क्या होता है ना, एक चीज़ होती है स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल होता है, जो कि स्वर्ण को किसी तरह से ऑक्सीडाइज करके बनाया जाता है। बेसिकली उसके पीछे लॉजिक यही है कि अगर हम इस स्वर्ण भस्म को जब हम ऑक्सीडाइज कर देंगे या इसको हम पाउडर फॉर्म में कर देंगे दूसरी तरह से और जब उसको कंज्यूम करेंगे तो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप की केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं तो ये भस्म जाती है, उनको एक पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करती है और वो जो पॉजिटिव अफेक्टनेस होती है वो कई मामलों में हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है, इलाज को, दवा का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, ऐसे सारे इसमें दावे उसके होते हैं। तो ये सब उसके पीछे का विज्ञान है। एट ए नैनो स्केल क्या होता है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ नैनो मटेरियल, जो कि सरफेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, सो लार्ज एरिया ऑफ वॉल्यूम रेशियो, सो दिस इन्फ्लुएंस द केमिकल रिएक्टिविटी, हार्डनेस, मैग्नेटिक, कैटलिस्ट एंड ऑप्टो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो होता है ये मटेरियल के इन सारे गुणों को भी इन्फ्लुएंस करता है, इन्हांस करता है और इस वजह से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी सब चेंज होना शुरू हो जाती है। और इनके चेंज होने का हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पांस ये होता है कि हम उन चेंज प्रॉपर्टी, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो केमिकल की हो, चाहे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, उनको हम अपने एप्लीकेशन में ले सकते हैं। हम उसी हिसाब से अच्छे अच्छे सेंसर्स बना सकते हैं, हम उसी हिसाब से बेहतर तरीके के केमिकल रिएजेंट बना सकते हैं रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। सो दिस इज़ द पार्ट वेयर हम लोग कुछ नैनो मटेरियल की बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी और नैनो मटेरियल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैं कहूँगा मैंने पढ़ी है, हम लोगों ने पढ़ी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दो तरह की अप्रोचेस की। जब हम नैनो मटेरियल की सिंथेसिस करते हैं तो हम दो तरह के अप्रोच की बात करते हैं। एक अप्रोच कहलाती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम इनको डिटेल में आपके सामने लाएंगे, डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।